हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, बीकॉम की मनी एंड बैंकिंग सब्जेक्ट को हम पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ मनी इन एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। मनी का क्या रोल है एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर, आइए इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट कहा जा रहा है कि नो इकोनॉमी कैन फंक्शन एफिशिएंटली एंड स्मूथली विदाउट मनी। दुनिया की कोई ऐसी इकोनॉमी नहीं है, इकोनॉमी मतलब आप एक हिसाब से देश समझ सकते हैं, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो बिना मनी के, बिना पैसों के एफिशिएंटली और स्मूथली काम कर सके, मतलब बहुत सिस्टमैटिकली, बहुत आराम से काम कर सके। मनी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन्होंने कहा कि मनी ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी एज वेल। जिस तरह से मनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में है, वैसे ही सोशलिस्टिक इकोनॉमी में है। साथ ही साथ इन्होंने ये बात भी बोली कि मनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया भी एक अंडर डेवलप्ड नेशन है। 40 करोड़ से ज्यादा लोग, गवर्नमेंट कह रही है, मैं नहीं कह रहा, 40 करोड़ से ज्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल है। तो हमारा देश भी अंडर डेवलप्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत डेवलपमेंट करने की जरूरत है। बहुत सारी किताबों में लिखा है डेवलपिंग इकोनॉमी है, चलिए ठीक है, मान लेते हैं डेवलपिंग है, लेकिन डेवलप्ड तो नहीं है। तो उस हिसाब से हम एक हिसाब से अंडर डेवलप्ड है। तो हमारे देश में भी मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, मतलब मनी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। If an underdeveloped country determined to raise its living standard resorts to the technique of economic planning, it will have to provide for adequate monetary resources to set up the rate of economic growth. अगर कोई भी एक अंडर डेवलप्ड कंट्री ये डिटरमाइन करता है, ये चाहता है कि उसके लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाए, तो वो इकोनॉमिक प्लानिंग की टेक्निक को अपनाएगा। जैसे हमारे इंडिया में 1951 से 5 ईयर प्लान की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1951 को पहला 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था, जो 31 मार्च 1956 तक चला था। और कुल मिलाकर के 12 प्लान थे, जिसमें आखिरी प्लान 2017 तक चला। ठीक है, उसके बाद नीति आयोग ने अपने हिसाब से काम करना शुरू किया। तो हम लोगों ने भी इकोनॉमिक प्लानिंग की ताकि हमारा जो अंडर डेवलप्ड देश है वो डेवलपिंग हो सके और फिर आगे चल करके डेवलप हो सके। तो भाई, अंडर डेवलप को डेवलप करने के लिए पैसे की जरूरत है। एक गरीब इंसान के को मिडिल क्लास में लाने के लिए या हायर क्लास में लाने के लिए, मतलब उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। वैसे ही देश के लिए अप्लाई होता है। आगे इन्होंने कहा कि जनरली स्पीकिंग, या आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स, रियल रिसोर्सेज इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट सो स्केर्स एज मॉनेटरी रिसोर्सेज। इन्होंने कहा कि जो रियल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, ठीक है, ये जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उतने स्केर्स नहीं है। स्केरसिटी आप जानते हैं ना, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम। डिमांड ज्यादा है और उसकी सप्लाई कंपेरेटिवली कम है। तो इन्होंने कहा कि एक अंडर डेवलप्ड देश के अंदर जो रियल रिसोर्सेज होते हैं वो ज्यादा स्केर्स नहीं होते जितना एक मनी स्केर्स होता है। ठीक है, मनी, मॉनेटरी रिसोर्सेज स्केर्स होते हैं, मतलब मनी कम है और मनी की डिमांड ज्यादा है, क्योंकि मनी एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। आगे इन्होंने कहा दीज रिसोर्सेज रिक्वायर्स मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑन एन एडिक्वेट स्केल टू एक्टिवाइज देयर डॉर्मेंट रियल रिसोर्सेज। तो भाई, ये डॉर्मेंट रियल रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज खाली पड़े हुए हैं, उनको यूटिलाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? आपको मॉनेटरी रिसोर्सेज, पैसे की जरूरत होगी। आप भाई, आपके पास मान लीजिए कोई टैलेंट है, आप कुछ करना चाहते हो, और वो चीज दुनिया के सामने लाने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो भाई पैसे की कहीं ना कहीं ना जरूरत पड़ेगी ना। तो इन्होंने बोला कि कंट्री के पास जो भी रियल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसको प्रॉपर एडिक्वेट स्केल पे यूज करने के लिए, एक्टिवाइज करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे कह रहे हैं दस द गवर्नमेंट ऑफ एन अंडर डेवलप्ड कंट्री हैज टू प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट फाइनेंस, दैट इज मॉनेटरी रिसोर्सेज, टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्री की जो गवर्नमेंट है, उसे अपने कंट्री को अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराना है, उसकी ग्रोथ करानी है, ठीक है, तो एडिक्वेट फाइनेंस यानी पैसे की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गया एक अंडर डेवलप्ड कंट्री के लिए, पैसा। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि लेट इट बी रिमेंबर्ड दैट विदाउट एडिक्वेट फाइनेंस द रियल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री वुड कंटिन्यू टू रिमेन डॉर्मेंट। डॉर्मेंट का मतलब नॉट एक्टिव फॉर सम टाइम।
तो आप ये बात समझ सकते हैं अच्छी तरीके से कि एडिक्वेट अगर फाइनेंस नहीं है तो आपके देश के जो भी रिसोर्सेज हैं, रियल रिसोर्सेज हैं, जैसे नदी हो गया, समुद्र हो गया, ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, जो भी आपके लैंड वैंड हो गए, इन सब चीजों को आपको प्रॉपर तरीके से यूज करने के लिए पैसे की जरूरत है, वरना ये सारी चीजें लंबे समय के लिए डोरमेंट रहेंगे, मतलब नॉट एक्टिव फॉर सम टाइम। द गवर्नमेंट देयरफॉर अरेंजेस एडुकेट फाइनेंस फ्रॉम ऑल पॉसिबल रिसोर्सेज। तो भाई गवर्नमेंट कोशिश क्या करती है कि सारी चीजें फालतू ना पड़ी रहें, सबका इस्तेमाल हो सके, तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे हर जगह से एडिक्वेट जितने फंड्स की जरूरत है उसको अरेंज करने की कोशिश करती है। इट लेवाइज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस अपॉन द पीपल। गवर्नमेंट लोगों के ऊपर टैक्सेशन डालती है। डायरेक्ट टैक्सेस आपका इनकम टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हम गुड्स और सर्विस टैक्सेस भरते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो टैक्सेस की बदौलत जो हम लोग सरकार को टैक्स भरते हैं, सरकार के पास पैसा आता है। आगे इन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़े, इफ नेसेसरी, द गवर्नमेंट में ऑल्सो रिसॉर्ट टू शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरिंग फ्रॉम द पब्लिक। अगर जरूरत पड़े तो सरकार शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जनरल पब्लिक से पैसा उधार लेती है। और मान लीजिए इन द केस ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम टैक्सेशन एंड बोरोइंग आर इनएडिक्वेट। तो मान लीजिए कि अगर टैक्स लेकर के, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स लेकर के, और अगर हमने पब्लिक बोरोइंग करके भी पैसा जो इकट्ठा किया वो एडिक्वेट नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट में बी फोर्स टू रिसोर्ट टू डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी डेफिसिट फाइनेंसिंग करने के लिए। अब भाई ये डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारा इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, मतलब मॉनेटरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मॉनेटरी अथॉरिटी जो है, ये क्या करता है कि कोई भी करेंसी इशू करने से पहले कुछ कुछ फॉरेन एक्सचेंज का बैकअप रखता है। कुछ का मतलब पूरा बैकअप रखता है। $100 रखेगा और $1 की वैल्यू 75 रुपीज है, तो वो 7500 रुपीज इशू करेगा। मतलब जितना आपने बैकअप रखा उतना ही आप इशू कर सकते हो। लेकिन भाई डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या होता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग में जो मॉनेटरी अथॉरिटीज होती हैं वो कोई भी चीज बैकअप रखे बिना करेंसी को इशू कर देती है। ठीक है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा तो है नहीं। इन्होंने कहा, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, द गवर्नमेंट में बी फोर्स्ड टू इशू इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी ऑन अ लार्ज स्केल टू मीट द मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स है उसे पूरा करने के लिए सरकार मजबूर हो जाती है इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी को बड़े स्केल पे इशू करने के लिए। ठीक है, और इसका नतीजा क्या होता है? दिस रिजल्ट इन राइजिंग प्राइसेस। भाई कीमतें बढ़ जाती हैं क्योंकि मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाती है। जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ेगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, लेकिन मनी की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। सेम सामान खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो दिस रिजल्ट इन राइजिंग प्राइसेस, फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी, मतलब मनी की वैल्यू कम हो गई, एंड ऑल राउंड स्केर्सिटी ऑफ एसेंशियल गुड। तो भाई जो एसेंशियल गुड्स है उसकी भी पूरी तरीके से स्केर्सिटी हो जाएगी, मतलब डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। It is on this ground that some economists have advised the government of underdeveloped countries to go on in the minimum of the deficit financing in their effort to raise financial resources for development. तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने बोला कि अगर कोई देश अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहता है तो वो कम से कम डेफिसिट फाइनेंसिंग करे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे, वरना इससे डेवलपमेंट कम होगा, नुकसान ज्यादा होगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं बिसाइड इंटरनल फाइनेंस, अपना खुद का टैक्स, इनकम टैक्स से या जीएसटी से जो भी आपने टैक्सेस से पैसा लिया, ठीक है, इंटरनल फाइनेंस से, जो गवर्नमेंट है ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री हैज टू बी टू मोबिलाइज एडिक्वेट फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज एज वेल टू सेट अप द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इन्हें जो सरकार है वो क्या करेगी? फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज को भी मोबिलाइज करेगी ताकि एक अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके। ठीक है, the underdeveloped country needs foreign exchange resources to import machinery and other capital goods from abroad। तो एक अंडर डेवलप कंट्री है क्योंकि वो डेवलप नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस मशीनरी को इंपोर्ट करेगी दूसरी देशों से। ठीक है, ताकि अपने देश में कैपिटल गुड्स को बढ़ा सके जिससे लोग काम कर सके। और भाई जब आप दूसरे देश से कोई भी चीज इंपोर्ट कराते हो तो आपको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। आगे कह रहे हैं द गवर्नमेंट ऑफ एन अंडरडेवलप्ड कंट्री देयरफॉर endeavors to mobilize foreign exchange resources by stimulating exports and cutting down unnecessary imports। इन्होंने कहा कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री की जो सरकार होती है वो क्या करती है? वो फॉरेन एक्सचेंज को मोबिलाइज इस हिसाब से करती है कि वो अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाती है। ठीक है,
और अननेसेसरी इंपोर्ट्स, खरीदारी कम करती है। भाई जब आप इंपोर्ट कराओगे, दूसरे देश से कोई सामान खरीदिएगा तो आपको फॉरेन एक्सचेंज तो देना पड़ेगा ना। और जब आप एक्सपोर्ट कीजिएगा तो कोई सामान दूसरे देश में बेचिएगा तो बदले में आपको क्या मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। तो गवर्नमेंट कोशिश करती है ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे और कम से कम इंपोर्ट करे। कम से कम इंपोर्ट कराने के लिए टैक्सेस बढ़ा देगी। बहुत सारी तरीके होते हैं, वो आने वाले टाइम में हम उसको भी कवर करेंगे। आगे कह रहे हैं टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव द गवर्नमेंट में रिसोर्ट टू वेरियस टाइप ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल। तो दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंट्रोल, इंपोर्ट कंट्रोल एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल। तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत तरीके के इंपोर्ट कंट्रोल, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो उस हिसाब से कंट्रोल करती है। लास्ट में कह रहे हैं कि इट इज दस एविडेंट दैट द गवर्नमेंट ऑफ एन अंडर डेवलप्ड कंट्री हैज टू मोबिलाइज थ्रू वेरियस डिवाइसेस एडिक्वेट मॉनेटरी रिसोर्सेज टू स्पीड अप द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो एक अंडर डेवलप्ड देश की जो सरकार होती है वो अलग अलग तरीकों से, अलग अलग डिवाइसेस से एडिक्वेट मनी रिसोर्सेज को इकट्ठा करने की कोशिश करती है ताकि देश का इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। दोस्तों आई होप एंड बिलीव कि आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।